हेलो दोस्तों, जय हिंद। और दोस्तों, जितने एसएससी जीडी वाले सेठ सेठनी हैं, तैयार हो जाओ। और आपको एसएससी जीडी में वर्दी लेके आना है, अपने लिए नहीं तो अपने मम्मी पापा के लिए। नौकरी तो लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, सही है। और वर्दी के लिए तैयार हो जाओ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। पूरा डिटेल्स प्रैक्टिस करा रहे हैं ना दोस्तों। प्रैक्टिस कर लोगे वही बेटर रहेगा। ज़्यादा अब जो पढ़ लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो 3 महीने का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और यही आपको क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंस जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करना है, वाकिफ होना है। और ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेगा 45 सेकंड में, थोड़ी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछेगा सीधा और सटीक पूछेगा, मतलब टेक्निकल टाइप, मतलब थोड़ा बझाक पूछेगा और सीधा आंसर सटीक आएगा। कब आप लगा लोगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब लगा लोगे। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप लोग थोड़ा वीडियो को और लोग बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट जरूर करिए दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। इसमें लिखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये हो तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। सही दोस्तों, देखा चुटकियों में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, चुटकियों में लगाएंगे। चुटकियों में देखिए, एक व्यक्ति ना, यही कहा गया कि ना, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% का छूट देता है। छूट कहाँ मिलता है, हमेशा अंकित मूल्य पर, एमपी ना, मार्क प्राइस ना मार्क प्राइस पर। सही है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो रहता है, मार्क प्राइस। तो देखिए, तो अंकित मूल्य पर जो है छूट मिलता है। सही है, अंकित मूल्य पर जो छूट हमेशा कहाँ मिलता है, अंकित मूल्य पर। देखिए एमपी ना, अंकित मूल्य, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्राइस दोस्तों, तो एमपी इंटू 20% छूट हो गया तो कितना लिया है, 80% बराबर। तो अब देखिए कितना हुआ, 60% का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पर होता है, सीपी पर, क्रय मूल्य पर लाभ होता है। किस पर, क्रय मूल्य पर। सीपी का कितना दोस्तों, 160%। सही है। आप जो है छूट मिला, आप गया जैसे कोई कपड़ा लेने या कुछ लेने, वो दुकानदार ना कहते हैं कि हम 20% की छूट दे रहे हैं, तो 20% की छूट एसपी पे नहीं दिया जाता, विक्रय मूल्य पर, एमपी पे दिया जाता। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस रहता है, सही है, उस पर 20% छूट दिए कितने पे, 80% पे। तो सीपी पर कितना, 60% का आप लाभ ले रहे हो, तो 100% सीपी था, 60% लाभ लोगे तो कितना हो गया, 160 हो गया। सही है, 60 हो गया। परसेंटेज कट गया, कितना हो गया, देखिए 80 का नाम 80, 80 दूना 160। देखिए एमपी बराबर 2 दिख रहा है, एमपी बटा सीपी। एमपी बराबर 2 दिख रहा है बराबर, और सीपी बराबर कितना दिख रहा है दोस्तों, 1। सही दोस्तों, 1 दिख रहा है। तो आपको क्या पूछा गया है, एक कहा गया है यदि मैन्युफैक्चरिंग मतलब अंकित मूल्य कितना हो, 600, तो 2 यूनिट बराबर दोस्तों, देखिए 2 यूनिट बराबर कितने के, 600 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 यूनिट बराबर कितने के, 300 के। यही का हो गया आपका क्रय मूल्य। सही दोस्तों, यही का हो गया आपका क्रय मूल्य। सही है, 2 यूनिट बराबर 600 के, तो देखिए 1 यूनिट बराबर कितने के, 300 के। तो 1 यूनिट बराबर पूछा गया, तो 1 यूनिट बराबर का हो गया 300 के, हो गया सीपी, यही हो गया दोस्तों क्रय मूल्य। इसी तरीके से ऐसे चुटकियों में आपको लगाना है, इसके टेक्निकल टाइप, ऐसे एकदम सीधा शॉर्ट में क्वेश्चन बनेगा। और आप लोग हमसे जुड़ जाइए और आपको एसएससी जीडी हम निकलवा देंगे, ये हमारी गारंटी है दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना, एसपी का 4 गुना। सही है, किसी विक्रय मूल्य तो सेलिंग प्राइस, एसपी का 4 गुना, और कहा गया है लागत मूल्य सीपी का कितने के, 5 गुने के का है दोस्तों, बराबर है। दोनों का है आपस में बराबर है। तो आप लिख सकते हो, देखिए एसपी बटा सीपी, एसपी बटा सीपी। एसपी का मतलब का है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो देखिए एसपी बराबर का दिख रहा है 5 और सीपी बराबर का दिख रहा है 4। तो 4 रुपये का सामान खरीद के आप बेच कितने रहो, 5 के। प्रॉफिट कितने हुआ, 1 के प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों 1 बटा किस पर, 4 पे, और गुड़े कितना 100, कितना आ गया दोस्तों, 25 चौका 100, 25%। नोट कर लीजिए। इसी तरीके से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, आपको लगाना है धुआंधार।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा, 2 घाते 5 2 घाते 6 2 घाते 8 का एलसीएम क्या होगा। 2 घाते 5 2 घाते 6 2 घाते 8 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए इसका एलसीएम निकाल, कुछ नहीं देखते ही उत्तर की प्राप्ति। अगर जब एलसीएम पूछा जाए जो सबसे बड़ा नंबर है वही उठा लीजिए, 2 घाते 8 इसका एलसीएम होगा। सही दोस्तों, इस तरीके से देखिए बेस बराबर, अगर बेस बराबर नहीं रहे तो बेस बराबर करना पड़ेगा आपको ना। 2 घाते 5 2 घाते 6 2 घाते 8 में एलसीएम का होगा, जो सबसे बड़ा रहेगा वही उसका एलसीएम होगा 2 घाते 8। तो एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ का होगा जो सबसे छोटा रहेगा 2 घाते 5। सही दोस्तों, एलसीएम 2 घाते 8, अगर एचसीएफ पूछा जाए 2 घाते 5। एक तीर दो निशाना, नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। सही दोस्तों, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या का मान बताइए। अब इसका एक फार्मूला होता है, आपको पता है, बहुत एकदम इजी फार्मूला है और बहुत हाईलाइटेड है। सही है, दो संख्याओं का कहा गया, देखा दो संख्याओं का मासा 11 और लासा 693 है। उनमें से एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या क्या है। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम दे दिया गया कितना 693, एचसीएफ दे दिया गया 11, पहली संख्या हो गया दोस्तों, मान लीजिए पहली संख्या कितना है 77 है और n2 आपसे पूछ लिया गया। सही दोस्तों, देखिए 11 का नाम 11, 11 सत्य 77, यहाँ कटा दीजिए, देखिए 963 और 963, तो n2 बराबर दोस्तों कितना आ गया 99, दूसरी संख्या का है 99, सही 99। नोट करिए, ये सब बहुत ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे सीधा और सटीक, और आप लोग निकाल लोगे, आपका वर्दी मिल जाएगी दोस्तों, जहां रहोगे चमकते रहोगे। नंबर 5, कड़ी में 0.01 प्लस 0.81 और प्लस कड़ी में 1.21 प्लस 0.0009। सही दोस्तों, अब देखिए एक कड़ी से अंडर रूट से अगर बाहर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों 0.1। सही है बालक, और प्लस यहाँ से निकालोगे क्या निकलेगा 9 9 81, 0.9। सही, देखा 0.9 गुड़े 0.9 करो 9 9 81, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा ना। सही है, प्लस, और यहाँ से क्या निकल के आएगा 11 जरा हमें 121, मतलब 1.1 करोगे, या देखिए 1.1 गुड़े 1.1 करोगे तभी 11 जरा हमें 121 होगा, और 1-2 अंक बाद देखिए दशमलव लगेगा। सही है, अब इसी तरीके से प्लस 0.03, सही है, 3 त्रिका 9, देखिए सही है, हाँ 4 अंक बाद दशमलव, सही है। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों, ये आएगा कितना 2.13, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, यही आंसर हो गया, कुछ नहीं है, अंडर रूट सॉल्व कर दीजिए, सही है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दम है ये नहीं है, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, लिखिए, देखिए इसको कुछ करना नहीं, एकदम इजी विधि, देखते उत्तर की प्राप्ति। देखिए देखा 2 का नाम 2 1 3, 3/2 इंटू 3 का नाम 3 1 4, 4/3 इंटू 4 का नाम 4 1 5, 5/4 इंटू डैश डैश डैश, 20 का नाम 20 1 21। सही दोस्तों, 21 बटा कितना 20। अब देखिए इसमें एक सिमेट्री बनेगी, देखिए किससे कट गया, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, 5 5 कटेगा, ऐसे करते आएगा, यहाँ से 20 भी कट जाएगा, बचा का आपका देखिए 21/2। यही का हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। बस एक सिमेट्री बन गया ना, कुछ नहीं करना। देखिए 2 1 का नाम 2 1 3, 3/2, 3 का नाम 3 1 4/3, 4 का नाम 4 1 5/4। अब देखिए ऐसे कटते जाएगा, ऐसे करते जाएगा, ऐसे करते जाएगा, ऐसे पूरा करते जाएगा, तो कितना हो गया अब देखिए 21/2, 21/2 दोस्तों, यही का हो गया, आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, ए अकेला कार्य को 6 दिन में और बी अकेला कार्य को कितना 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों एलसीएम कितना आ गया 12। ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो देखिए यहाँ देखिए इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा 2 बार, इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा 1 बार। सही दोस्तों, तो मतलब कह सकते हो पूरा कार्य कितना है 12 यूनिट। सही है, पूरा कार्य कितना है 12 यूनिट। ए एक दिन में करेगा 2 यूनिट और बी एक दिन में करेगा कितना 1 यूनिट। सही है, तो ए और बी का देखिए ए प्लस बी का
एक दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, एक का जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, देखिए ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना 3, सही दोस्तों 3। तो पूरा काम समाप्त करेंगे, पूरा काम देखिए कार्य समाप्त करेंगे, कार्य समाप्त होगा कितना 12/3, कितना बोलो 4 दिन में, सही दोस्तों सही है। देखिए ए एक कार्य को 6 दिन में, बी 12 दिन में समाप्त करेगा, एलसीएम कितना हो गया 12, तो कितना पूरा कार्य है 12 यूनिट, ए करेगा एक दिन में 2 यूनिट कार्य, बी करेगा 1 यूनिट कार्य, तो दोनों मिल करेंगे, ए प्लस बी एक दिन में करेंगे 3 यूनिट कार्य, तो ए समाप्त करे ए और बी ना, ए और बी कार्य को समाप्त करेंगे कितना, ऐसे चाहे लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी कार्य को समाप्त करेंगे कितना 12/3 कितना 4 दिन में, ऐसे लिख दो, डायरेक्ट का लिखने की जरूरत है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, मतलब कितना बढ़ाना होगा, मतलब कितना % बढ़ाना होगा। देखिए पहले मान लीजिए आपका कीमत जो था 100 रुपये था, ठीक है, जो आपका जो मूल कीमत था 100 रुपये था, सही है, लेकिन आप 25% घट गया, कितना हो गया 75, सही दोस्तों 25% घट गया, हो गया कितना 75। अब यही मूल कीमत बनाने के लिए आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाओगे कितना बोलो, 25 की वृद्धि होगी, 25 की वृद्धि होगी, तो वृद्धि % बराबर दोस्तों, वृद्धि % बराबर कितना 25 के किस पे वृद्धि होगी 75 पे, सही दोस्तों 75 पे इंटू कितना 100, सही है 25 से करना 25 नहीं 75, 100 में 3 का भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 33, सही 1/3%। पुराना मान लाने के लिए आपको कितना वृद्धि करना पड़ेगा 25 के, लेकिन इसको परसेंटेज में चेंज करोगे 25 बटा किस पर 75 पे इंटू 100 कितना आ गया 33, सही 1/3%। इससे बाहर जीडी में कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, 45,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त ना उपचित होगा, सही है। तो 45,000 देखिए हम सूत्र नहीं लगवाएंगे, हम डायरेक्ट लगवाएंगे। देखिए 45,000 है, पहले वर्ष 10% वृद्धि 110/100, दूसरे वर्ष 10% वृद्धि 110/100, सही है। अब आपको बहुत टीचर सूत्र लगवाते, सूत्र तो जमाना गया, अब डायरेक्ट लगाना है। देखिए 45,000 अमाउंट दिए थे, पहले वर्ष 10% वृद्धि 110/100, दूसरे वर्ष 10% वृद्धि 110/100, सही दोस्तों। देखिए कटा दीजिए 1 2 3 4, 3 जीरो यहाँ से निपट गया, 1 जीरो यहाँ से निपट गया, सही है। अब इसका गुणा करा दोगे 54,450, 54,450 आ जाएगा। एक आ गया आपका मिश्रधन, एक आ गया मिश्रधन। अब आपसे क्या पूछा गया है, ब्याज दोस्तों पूछा गया है, कुछ करना नहीं है। देखिए 54,450 में से आप क्या घटा दोगे, मूलधन कितना 45,000 दोस्तों घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 9,450 रुपये। यही दोस्तों का हो गया आपका ब्याज, सही है। डायरेक्ट सूत्र तो जमाना गया, सूत्र नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट लगाना, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धावक 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ लगाता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। देखिए एक धावक 96 सेकंड में कितना 800 मीटर की दौड़ लगाता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी, चाल बराबर दूरी बटा समय, सही दोस्तों। तो चाल पूछा गया, चाल बराबर दूरी कितना है 800 मीटर, दूरी कितना 800 मीटर और समय कितना लिया है बोलो 96 सेकंड। अब देखिए दूरी कितना है 800 मीटर, समय कितना है 96 सेकंड। अब इसमें भाग दोगे तो जो हमारा चाल आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमसे क्या पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा कराना पड़ेगा। देखिए 96 कितना 800 बटा अगर 96 से अगर भाग दे दिए बाद जो भी चाल आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन 18/5 से गुणा करा दोगे जो भी चाल आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, क्योंकि हमसे चाल किसमें पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया। और 5/18 से गुणा कराओगे तो किसमें बदल जाएगा बोलो मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी दोस्तों, कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, पूरा हम प्रैक्टिस करा देंगे दोस्तों, घबराइएगा मत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेनों की चाल में द्विसंबंध 5 का अनुपात है।
दो ट्रेनों की चाल में 2 संबंधी 5 का अनुपात है। यदि पहली ट्रेन 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है तो दूसरी ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। सही है दोस्तों, दूसरी ट्रेन 350 किलोमीटर की ना, या दूसरी ट्रेन की चाल पूछा गया है ना। पहली ट्रेन 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। देखिए पहली ट्रेन की चाल निकाल लें, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना 350, चाल कितना है बोलो 5 घंटा समय ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, कितना समय ले रहा 5 घंटा। सही है, तो 7 बचे 35, कितना 70 किलोमीटर प्रति घंटा। सही दोस्तों, सही है। देखिए यही कहा गया दो ट्रेनों की चाल में 2 संबंधी 5 का अनुपात है। सही, 2 संबंधी 5 का अनुपात है। यदि पहली ट्रेन 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रही है तो पहली ट्रेन की चाल हो गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनके चालों में अनुपात है 2 संबंधी 5, तो पहली ट्रेन कितना 2 संबंधी 5 है ना, तो 2 यूनिट बराबर कितने के, पहली ट्रेन की चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 यूनिट बराबर कितने के 70 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो 5 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों, तो 1 यूनिट बराबर पहले निकाल लीजिए, 1 यूनिट बराबर कितने के 35 के, तो 5 यूनिट बराबर कितने के 35 गुणे 5। सही है, समझ में आया। देखिए 2 ट्रेन है जिनके चालों में अनुपात 2 संबंधी 5 है। पहली ट्रेन 5 घंटा में 350 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, 350 बटा 5, पहली ट्रेन की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका रेशियो 2 संबंधी 5 है। तो 2 यूनिट बराबर कितने के 70 के, 1 यूनिट बराबर 35 के, 5 यूनिट बराबर कितने के 25 ऐसे लगा 2 5 15 2 17। सही है, 5 15 2 17, तो कितना चाल हो जाएगी 175 किलोमीटर प्रति घंटा। सही दोस्तों, दूसरी ट्रेन की चाल हो जाएगी 175 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी समान गति की तुलना में 3/4 देखा, अपनी समान चाल की तुलना में 3/4 चाल से चलते हुए एक व्यक्ति समान समय से 18 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है तो उसका समान समय मिनट में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए 3/4 कहा गया है ना, 3/4। देखिए समान, देखिए एक देखा, अपनी समान चाल की तुलना में 3/4 चाल से चलते हुए एक व्यक्ति ने समान चाल से 18 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है तो उसका समान समय कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, नई चाल और सामान्य चाल, देखिए चाल है, चाल सही 3/4। देखिए 3/4, तो देखिए जो समान होगा, जो नीचे वाला पार्ट, पहले नीचे वाला जो पार्ट होगा समान होगा, जो ऊपर वाला है वो क्या होगा, नया होगा। समझ पा रहे हो ना आप। जो फ्रैक्शन मान होता है, जो फ्रैक्शन मान में हमेशा नीचे वाला प्रारंभिक वैल्यू होता है, तो बार बार बताया गया है। देखा पहले 4 चाल था, अब कितना हो गया 3 हो गया। सही है, तो दूरी का है दोस्तों कांस्टेंट है, दूरी का है आपका कांस्टेंट है। सही है, कैसे कांस्टेंट है, अरे घर से कार्यालय जो दूरी होगा वही होगा ना, रोज रोज बदलेगा थोड़ी, दूरी कांस्टेंट है। तो चाल और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है। तो टी कितना हो जाएगा बोलो, 4 और 3 हो जाएगा। सही है, डिफरेंट कितना होगा 1 के, तो यही 1 यूनिट बराबर कितने के 18 मिनट के, 1 यूनिट बराबर 18 मिनट के, यही कहा गया है ना। देखिए अपने समान चाल से जब नई, देखिए पहले आप देखिए जो चाल था 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो देखा पहले चाल आप सामान्य चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो नया कितना होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पहले 4, जब नया में 4 घंटा समय लगता होगा तो समान कितना लगता होगा 3 घंटा। जब आप 3/4 चाल कर दिए तो आपको 4 घंटा लगने लगा, तो यहाँ समान कितना लगता था, तो 3 घंटा लगता था। तो कितना डिफरेंट है बोलो 1 यूनिट का, यही 1 यूनिट बराबर 18 मिनट के। तो क्या पूछा गया आपसे, समान पूछा गया है ना, तो 3 यूनिट बराबर कितने के 3 × 18 अतिरिक्त 54। सही दोस्तों, अब समान चाल से जाते तो 54 मिनट का समय का। सही, अगर नई चाल से जाते तो कितना 18 × 4 72 मिनट का समय लगेगा, कितना 72 मिनट का समय लगेगा। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल बताइए, नाव की चाल बताइए। तो देखिए दोस्तों धारा की दिशा में एक नाव की चाल, मतलब बोट की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए B + R, बोट की चाल प्लस धारा की चाल बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, B - R
कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अगर धारक दिशा में जाओगे तो जो बोर्ड की चाल रहेगी, मान लीजिए बोर्ड की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारक की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारक दिशा में जाओगे कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जुड़ जाएगा, तो वही b + r बराबर 16। और देखिए धारक विपरीत, अगर आपकी चाल बोर्ड की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारक की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारक विपरीत आओगे तो 5 घट जाए कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा ना, वही समझ रहे हो ना दोस्तों। अब देखिए, अब इसको जोड़ने पर देखिए a प्लस है माइनस कैंसिल हो गया, b कितना आ गया 2b बराबर कितने के 26 के, तो b बराबर कितना आ गया बोलो 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बोर्ड की चाल कितना हो गया दोस्तों, b बराबर कितना आ गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बोर्ड की चाल कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, ये जान लीजिए, जो पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं दोस्तों, हमारी गारंटी है। नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। अब देखिए 10 घाते 9 इंटू 10 घाते 2 भागे 10 घाते 3। सही दोस्तों, ऑप्शन भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 घाते 9 इंटू 10 घाते 2 बटा कितना 10 घाते 3। सही दोस्तों, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10 घाते 8 इंटू एक, देखिए एक 10 इसमें डाल दीजिए 10 घाते 3 और बटा कितना 10 घाते 3। ये 10 घाते 3 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 घाते 8। ऑप्शन नंबर ए सही दोस्तों, सही है। नोट कर लीजिए, ये देखिए 10 घाते 9 है तो एक 10 इन्हें दे दें, 10 घाते 8 बचेगा, ये 10 घाते 3 हो गया, 10 घाते 3 कैंसिल, 10 घाते 8, यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सही दोस्तों, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए जब आप 25% हानि पर बेच रहे हैं, बेच कितने के रहे 75%, तो 75% बराबर कितने के 2400 के, तो आप 25% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो 125 बराबर कितने के। सही है, तो 2400 बटा 75 और इंटू कितना दोस्तों 125। सही है, कटा दीजिए 25 पंजे 25 तिहैया, 25 पंजे 125, 25 तिहैया 75 और 3 का नाम 3, 8 3 24 कितना 800। सही दोस्तों 800, तो 8 5 40 और 00 और बढ़ा दीजिए कितना 4000। 4000 रुपये पर आप बेच दोगे तो आपको कितना लाभ प्राप्त होगा दोस्तों 25% लाभ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट करिए, और जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।